नमस्कार, मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि बीपीएससी में जो जीएस पेपर 1 का स्टैटिक्स होता है उसमें सेक्शन 3 में 72 मार्क्स के स्टैट्स के जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उनको कैसे सॉल्व करें और उनको सॉल्व करने के साथ साथ कैसे हमको 72 में 72 मार्क्स आए, क्योंकि इसमें आपको 72 में 72 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 72 के 72 नंबर आप ला सकते हैं और ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बिना मेहनत के आप थोड़ा सा आप अगर परिश्रम करें तो आपको 72 में 72 नंबर आएगा। इसके साथ समस्या ये है कि आप इसको मैथ समझने लगते हैं, इससे भागते हैं और सोचते हैं कि काम चला लेना है, लेकिन काम नहीं चलाना है। ईमानदारी से अगर आप इसमें 10 से 15 दिन का समय दें और जब तक आपका मेंस का एग्जाम है तब तक रोज एक क्वेश्चन बनाए, एक प्रश्न प्रत्येक दिन अगर आप सॉल्व करें तो आपको इसमें 72 में 72 नंबर आएगा। ये हमारे तरफ से गारंटी है। हम बहुत सारा वीडियो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी आगे आपको डालेंगे। आज हम लोग स्टैटिक्स के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए। तो स्टैटिक्स का जो क्वेश्चन होता है, जीएस के क्वेश्चन में क्या होता है कि जीएस के क्वेश्चन में ट्रिक्स होता है। अगर आप जीएस के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को टच करते हैं तो आपको मार्क्स कम मिलेगा। उसमें कुछ ना कुछ आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन स्टैट्स के क्वेश्चन के साथ यह सबसे बड़ा खासियत है कि आपको पढ़ना जीएस के तरह है, लेकिन बनाना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसको बनाने का कोई नियम कहीं नहीं बदलता है, जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, हूबहू आपको कॉपी कर देना है। चूंकि स्टैट का सिलेबस बहुत बड़ा है और पिछले 5-6 एग्जाम से उसका सिलेबस से एक पार्ट केवल डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग का सारा फोकस केवल डीआई पे होना चाहिए। डीआई के अलावा और किसी चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी बीपीएससी के सिलेबस में छेड़छाड़ नहीं होता है। जैसा वो पूछता है वैसा ही पूछते रहता है, उसमें बहुत कुछ वह एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक्स के सवाल बनाने के लिए हमको कुछ बेसिक्स चैप्टर्स, मैथ के बेसिक्स चैप्टर्स समझ में आना चाहिए। जैसे हमको यह समझ में आना चाहिए कि रेशियो क्या है, हमको यह समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज क्या है, हमको यह समझ में आना चाहिए कि एवरेज क्या है, और थोड़ा बहुत हमको यह समझ में आना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। इन सभी चैप्टर्स के बारे में हमारे पास थोड़ा थोड़ा समझ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमारा अपना समझ इस चैप्टर्स के प्रति होना चाहिए। बहुत हद तक जब क्वेश्चन स्टैट्स का दिया जाता है तो उसमें यूज होने वाले रिलेवेंट फार्मूला को लिख दिया जाता है, जो कि आपके सवाल को आसान बना देता है। लेकिन फिर भी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टैट्स में 4-5 तरह का ग्राफ पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आपको बार ग्राफ, दूसरा पूछा जाता है लाइन ग्राफ, तीसरा पूछा जाता है आपको टेबुलेशन टेबल, है ना। ठीक है, हिस्टोग्राम। इसी तरह से आपसे 3-4 तरह का ग्राफ होता है जिसके बारे में आपसे ग्राफ को पूछा जाता है। हिंदी में इसी को रेखा ग्राफ, इसको बार ग्राफ, इसको सारणी, इसी तरह से बोलते हैं। कोई बहुत बड़ा अंतर उसमें नहीं है। अब बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो क्या करता है, इनको मिक्सअप करता है। जैसे एक पाई चार्ट पूछता है आपसे, पाई चार्ट, वृत्त ग्राफ, है ना, वृत्त सारणी जिसको बोलते हैं, पाई चार्ट पूछता है तो क्या करेगा, आपको मिक्सअप करेगा। 2 पाई चार्ट दे देगा, 2 लाइन ग्राफ दे देगा, एक पाई चार्ट एक लाइन ग्राफ दे देगा, एक लाइन ग्राफ एक पाई चार्ट एक टेबल दे देगा। ठीक है, एक बार ग्राफ दे देगा, कुछ भी दे देगा। आपको एक से ज्यादा फोटो दे देगा, 2 फोटो दे देगा, एक ही फोटो देगा,
इसी तरह से वो क्वेश्चन बनाता है। लेकिन हमको करना कुछ नहीं होता है, हर चीज में, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, चाहे वो रेखा चित्र हो, चाहे वो दंड आरेख हो, चाहे वह वृत्त सारणी हो, चाहे वह सारणी हो, करना सब में एक ही है। इन चारों में पांचों में एक जो मेजर डिफरेंस है, बस उसके लिखने का तरीका बदल जाता है, बाकी उसके इंफॉर्मेशन, उसका जो सूचना उसको देना है, सूचना वही होता है। अब मान लिया जाए किसी मिठाई को हम बढ़िया सा डब्बा में पैक कर दे, तो वो होगा कि नहीं बहुत बड़ा ब्रांडेड दुकान से आया है, और उसी मिठाई को हम सस्ता सा डिब्बा में पैक कर दे तो सस्ता दुकान का है। उसी मिठाई को हम अगर पॉलिथीन में ले जाके किसी को दे दे तो मालूम चलेगा कि किसी दुकान का नहीं है। तो जिस तरह से पैकिंग होता है, उसी तरह से आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बताने के लिए ये सारा तरीका है। क्रामोवेश कहानी वही है, डाटा वही है, बस हमको समझ में आना चाहिए कि हम इसको पढ़ कैसे रहे हैं। अब अभी हम लोग कहे कि इसमें हम लोग को रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सारे चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको 66वीं बीपीएससी में एक सवाल आया था, उसका आंसर बहुत लोगों ने 1:3 कर दिया, जबकि आंसर उसका होगा 3:1। क्यों? क्योंकि उसमें आपसे पूछ रहा था कंपनी एक्स का इनकम कंपनी वाई के इनकम के साथ रेशियो क्या होगा, और चूंकि हम लोग को पहले कंपनी वाई निकल रहा था तो हम लोग उसको 1:3 कर दिए, 3:1 कर दिए। मतलब ये सिली मिस्टेक्स होता है जो कि हम लोग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसके बारे में समझ की थोड़ी बहुत कमी है, इसी के कारण हमारे साथ ये समस्या होता है। स्टैट्स में आपको मार्किंग भी स्टेप वाइज मिलता है। अगर आप किसी क्वेश्चन में आधा सही बनाए हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा, पूरा सही बनाया है तो पूरा नंबर मिलेगा। अगर केवल आंसर गलत हो गया है तो इसके लिए उतना ही नंबर कटेगा, ऐसा नहीं कि आपके पूरे सवाल को गलत कर दिया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हम लोग के साथ स्टैट्स पढ़ने के लिए। अब रेशियो के बारे में अगर हम बात करें तो रेशियो का मतलब क्या कि ए रेशियो बी का मतलब होता है ए वाला डाटा पहले लिखा जाएगा। अगर ए 5 है तो 5 पहले लिखा जाएगा, और बी बाद में लिखा गया तो 5:7 होगा। लेकिन यही अगर पूछेगा बी रेशियो ए, तो इसका मतलब बी वाला हिस्सा पहले लिखा जाएगा और ए वाला हिस्सा जो है वो बाद में लिखा जाएगा। बस इतना का अंतर हो जाता है। अगर A:B पूछेगा तो 5:7 होगा, लेकिन B:A पूछेगा तो 7:5 होगा। इसमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको समझने के लिए इतना ही काफी है। अब इसी में अगर किसी के शेयर्स के बारे में या ए के बारे में दिया जाए, कोई रेशियो दिया हुआ है, जैसे अगर कहे कि ए के इनकम और बी का इनकम का अनुपात 3:4 है, तो अगर ए के इनकम के बारे में अगर आपको बताया जाए तो ए का जो हिस्सा होता है वह ए वाले का रेशियो बटा इन दोनों का कुल योग, मतलब 3+4। और बी के हिस्सा के बारे में अगर पूछेगा तो बी बराबर हो जाएगा 4 का रेशियो अपॉन 3+4, मतलब ये 3/7 और ये 4/7 होता है। उसी तरह से परसेंटेज में अगर आप बात करें तो परसेंटेज में भी हम लोग को बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि परसेंट का साइन अगर हम लोग हटाते हैं तो हम लोग को 100 से भागा देना पड़ता है। प्रतिशत का साइन अगर हम लोग हटाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा देना पड़ेगा। और प्रतिशत का साइन अगर हमको लगाना है तो हम लोग को 100 से गुना करना पड़ेगा। जैसे अगर कहेगा कि प्रतिशत बढ़त वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि निकालिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वृद्धि या इंक्रीजमेंट अपॉन मूल मान इनटू 100%। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको आना चाहिए। हमको क्या करना है, जिससे कंपैरिजन करने की बात कर रहा है, अगर ए का कंपैरिजन बी से करने के लिए बोल रहा है या पूरे डाटा से करने के लिए बोल रहा है, तो हम ए के वैल्यू को ऊपर लिखेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम लिखें कि A:B बराबर 3:4 दिया हुआ है और आपसे कहता है A
पूरे का कितना प्रतिशत है। तो किसके बारे में पूछ रहा है, मतलब प्रतिशत अगर आप हम निकाल रहे हैं तो आपको हमेशा ये याद रखना है किसका अपॉन किस से और गुना 100%। ठीक है, तो आपका किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए किस से, पूरे से का मतलब 3 + 4, 3 + 4 कितना 7 गुना 100%। बस इतना ही काम आपको करना है। इसके अलावा एवरेज से रिलेटेड जो चीजें पूछी जाती है, एवरेज से क्या पूछा जाएगा कि ए बी सी तीनों का औसत बताइए। तो मान लीजिए ए 10 है, बी 12 है, सी 15 है, तो औसत निकालना है तो ए + बी + सी। अब कितना को आप जोड़े हैं, तो तीन संख्याओं को जोड़े हैं या 3 डाटा को जोड़े हैं, तो हम डिवाइड 3 से कर देंगे, तो यही आपको औसत देगा, यही आपको औसत देगा। और अगर औसत दिया हुआ है जितना संख्याओं का या जितने डाटा का औसत दिया हुआ है, अगर उससे हमको कुल निकालना हो तो उतना से ही हम गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसका कुल निकल जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी वही बात, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने के लिए बात करेगा। तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर होता है आय माइनस व्यय अपॉन व्यय गुना 100%। तो यही आपको लिए प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। इसको थोड़ा 2 4 5 प्रॉब्लम अगर आप इस पे बना लेते हैं, कहीं से भी बना लेते हैं, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, प्लस पॉइंट हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे हम लोग अपने डाटा एनालिसिस के प्रॉब्लम में, डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रॉब्लम में। डीआई के समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोग इन सारे चीजों को, इन सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे यूज करेंगे। रोज एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। और जैसा कि हम आपको पहले कहे हैं कि आपको प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या किसी किताब का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वो भी नहीं हो पाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और हम आपको प्रत्येक दिन एक सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन देंगे और वो उसको आपको खुद से सॉल्व करना है और मिलाना है कि हम कहाँ गलती और सही कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ यह होना चाहिए कि आपको 72 में 72 अंक लाना है, तो 72 में 72 अंक लाने की कोशिश करना है। धन्यवाद।